नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। हम शुरुआत कर रहे हैं आरक्षण पर दिए राहुल गांधी के बयान से, जिसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब तक भाजपा है, आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता और देश की एकता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। दरअसल अमेरिकी दौरे पर गए राहुल गांधी ने जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में छात्रों से बातचीत में कहा था कि जब भारत में समानता हो जाएगी तब आरक्षण को खत्म करने के बारे में विचार होगा, लेकिन अभी भारत में समानता नहीं है। सबसे पहले सुन लेते राहुल गांधी का वो बयान, जिसे लेकर बीजेपी, एलजेपी और बीएसपी जैसे दलों ने हमला बोला है। राहुल से पूछा गया था कि आरक्षण कब तक जारी रहेगा। If you add up Dalits, tribals, OBCs, they come to 73%. Out of 70 people, there's one tribal. I think 3 Dalits, 3 OBCs. So, and I think a minority. So, 90% of India, in the government of India, has access to less than 10% of the positions that determine how money is going to be spent. We will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India is not a fair place. और इसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने आज ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि देश विरोधी बातें करना और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत सी बन गई है। चाहे जम्मू कश्मीर में जेकेएनसी के देश विरोधी और आरक्षण विरोधी एजेंडे का समर्थन करना हो या फिर विदेशी मंचों पर भारत विरोधी बातें करनी हो, राहुल गांधी ने देश की सुरक्षा और भावना को हमेशा आहत किया है। भाषा से भाषा, क्षेत्र से क्षेत्र और धर्म से धर्म में भेदभाव लाने की बात करना राहुल गांधी की विभाजनकारी सोच को दर्शाता है। राहुल गांधी ने देश से आरक्षण को समाप्त करने की बात कहकर कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा एक बार फिर से देश के सामने लाने का काम किया है। मन में पड़े विचार और सोच किसी न किसी माध्यम से बाहर आ ही जाते हैं। मैं राहुल गांधी को बताना चाहता हूं कि जब तक भाजपा है, आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता और देश की एकता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। इस बीच इस विवाद पर आज राहुल गांधी ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। What we're saying is we want a comprehensive understanding first of what's going on, and then we're going to apply a series of policies to correct it, reservation being one of them. Right. We've also said that we're going to, somebody misquoted me yesterday saying that I'm against reservations. I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%, and I'm not against reservations. आपको पता ही होगा कि हरियाणा में इस समय विधानसभा चुनाव चल रहा है और जल्दी ही महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव भी होने जा रहा है। ऐसे में बीजेपी आरक्षण को लेकर राहुल के इस बयान को लेकर ज़्यादा आक्रामक हो रही है और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, साथ ही सुरेंद्र राजपूत हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। डॉक्टर पासवान, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। राहुल गांधी ने जो बात कही थी, उन्होंने कहा था कि देश में जब तक समानता नहीं होगी तब तक आरक्षण की आवश्यकता है, ये स्पष्ट तौर पर कहा। और उसके बाद जब कन्फ्यूजन हुआ बयान को लेकर तो उन्होंने अपना स्पष्टीकरण भी दे दिया। आपको लगता है अब भी ये मुद्दा है? नहीं, देखिए अखिलेश जी, हमें सबसे पहले समझने की आवश्यकता है कि आप नेता विपक्ष हैं, आप संवैधानिक स्थान पर बैठे हैं और पूर्व में भी अटल बिहारी वाजपेयी जी नेता विपक्ष रहे हैं और वो भी विदेश जाते थे, लेकिन कभी उन्होंने इस प्रकार की बात, सरकार विरोधी, देश विरोधी बात कभी उन्होंने किया नहीं। आप कभी भी फॉरेन सॉइल पे होते हैं तो आपके ऊपर एक जिम्मेवारी होती है, एक पॉलिटिकल नॉर्म होता है। लेकिन राहुल गांधी जी ने पहली बार नहीं और आई एम श्योर आखिरी बार भी ये गलती उन्होंने की हो ऐसा नहीं है, वो लगातार निरंतरता से ऐसी गलती कर रहे हैं। पहला विषय। दूसरा, अखिलेश जी, मैं आपके माध्यम से, आपके शो के माध्यम से एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का पूरा इकोसिस्टम 7 जन्मों में भी आरक्षण का बाल नहीं बांका कर सकता है। राहुल गांधी जी को नैतिक अधिकार किसने दिया? हम आरक्षण समाप्त कर देंगे।
देखिए अखिलेश जी, हमें समझने की आवश्यकता है कि आज के तारीख में राहुल गांधी जी नव सामंतवाद के प्रतीक बन चुके हैं। ही हैज बिकम अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ न्यू फ्यूडलिज्म। आपकी ये हिम्मत है, आपकी ये ताकत है कि हम आरक्षण समाप्त कर देंगे, हम आरक्षण समाप्त कर देंगे। आप होते कौन है, हम आपसे पूछना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि गृह मंत्री जी का ट्वीट आया है अखिलेश जी, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि राहुल गांधी जी कुछ नया बात नहीं कह रहे हैं, कुछ यूनिक नहीं कह रहे हैं। राहुल गांधी जी के परिवार की शैली, उनके परिवार का स्टैंड निरंतरता से यही रहा है। वो चाहे 1961 की हम बात करें, पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मुख्यमंत्रियों को एक चिट्ठी लिख करके कहा था कि आई अपोज एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशन। राहुल गांधी जी के पिताजी स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने सदन के पटल पे मंडल कमीशन की सिफारिशों का विरोध किया था। राहुल गांधी जी की पार्टी कांग्रेस पार्टी ने सीताराम केसरी, जो कि बिहार के रहने वाले थे, उनका क्या हश्र किया था। बाबा साहेब अंबेडकर के देहांत के 4 दशक के बाद उनको गैर कांग्रेसी सरकार के द्वारा भारत रत्न मिलता है। तो राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी मूल रूप से, शुद्ध रूप से आज नव सामंतवाद का प्रतीक बन चुके हैं। शुद्ध रूप से गरीब विरोधी, दलित विरोधी उनकी मानसिकता का प्रकटीकरण है, जो अमेरिका की धरती पे हुआ है। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी भी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। राजपूत साहब ने सुना डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान को। सवाल आपसे यही है, जो बात उन्होंने भी कही कि ऐसी बात कहना ही क्यों जिसको लेकर के भ्रम फैले, सफाई देनी पड़े, क्योंकि जहाँ तक आरक्षण का प्रश्न है, ये साफ तौर पर दिख रहा है कि पिछले 2-3 महीनों में खास तौर से कांग्रेस पार्टी ने इसको एक बड़ा मुद्दा भी बनाया है। तो ऐसे में ये बात कहना कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा जब समानता होगी, ये बात कहकर के आखिर कोई भ्रम की गुंजाइश पैदा करना और बीजेपी के हाथ में मुद्दा क्यों देना, और वो भी भारत में नहीं, विदेशी धरती पर है? शायद सुरेंद्र राजपूत जी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। हम कोशिश करेंगे उनसे संपर्क स्थापित करने के लिए। राजपूत साहब, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है तो आपसे यही समझना चाहेंगे कि क्या ज़रूरत पड़ गई थी ये बयान देने की? लगता है उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। लेकिन डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान, एक बार फिर से आपके पास आना चाहूँगा। अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ जब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक बड़ा मुद्दा बनाया था, कहा था कि बीजेपी 400 सीटों की बात इसलिए करी क्योंकि वो संविधान बदलना चाहती है। ये भी कहा गया कि आरक्षण खत्म करना चाहती है। और जिस तरह से लगातार आरक्षण को लेकर के बीजेपी को, आरएसएस को कटघरे में खड़ा किया जाता रहा है, क्या ये कारण नहीं है कि बीजेपी को एक मौका मिला है राहुल गांधी के इस बयान के बाद पलटवार करने का? नहीं, देखिए अखिलेश जी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। 2015 में बिहार के विधानसभा चुनाव चल रहे थे। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने क्या कहा था? उन्होंने तो खत्म करने की बात नहीं कही थी। तो उन्होंने कहा था कि समीक्षा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, विचार हो, पुनर्विचार हो। उसका नैरेटिव क्या खड़ा किया गया? और यहाँ राहुल गांधी जी तो स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं कि हम आरक्षण को समाप्त कर देंगे। उनके ये शब्दशः अक्षरशः बयान है, विल स्क्रैप रिजर्वेशन, विल रिमूव रिजर्वेशन। तो राहुल गांधी जी के असल मानसिकता प्रकटीकरण है। देखिए अखिलेश जी, हम एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं। राहुल गांधी जी पूरे देश में घूमते हैं, SC ST OBC, SC ST OBC। कहां गया आपका SC ST OBC? आज के दौर में मैं चुनौती देता हूं, कांग्रेस पार्टी के किसी प्रवक्ता, किसी विद्वान को आप बुलाइए और मैं कहना चाहता हूं, आज देश में 2 आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। कहां कहां है? उड़ीसा में बीजेपी की सरकार है, वहां आदिवासी मुख्यमंत्री है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, वहां आदिवासी मुख्यमंत्री है। आज की तारीख में 2 दलित समाज के उप मुख्यमंत्री हैं। कहां है? मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, वहां दलित उप मुख्यमंत्री है। राजस्थान में दलित उप मुख्यमंत्री है। ऐसे हजारों कहानी है। पहली बार देश के इतिहास में अखिलेश जी, संविधान के सर्वोच्च स्थान पे आदिवासी की बेटी बैठती है, तो अब बैठती है। पहली बार अखिलेश जी, अति पिछड़ी जाति से आने वाले सामान्य परिवार में जन्म लिए हुए नरेंद्र मोदी जी देश के इतने ताकतवर प्रधानमंत्री बनते हैं। जैसा कि मैं आपको बार बार कह रहा हूं, एक नव सामंतवाद है, ये नियो फ्यूडलिज्म है। ठीक है पासवान जी, मैं आपको रोकूंगा क्योंकि मुझे बताया गया कि राजपूत साहब से उनके चुनाव में राजपूत साहब से हमारा संपर्क बन गया। राजपूत साहब, ये सवाल आपसे, जो बातें डॉक्टर पासवान कह रहे हैं कि ये बात कहना भी कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे, ये क्या मानसिकता दिखाता है? लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि आखिर इस बयान को देने की जरूरत ही क्यों पड़ी? ऐसा बयान देना ही क्यों कि जिससे कोई भ्रम फैले और बाद में सफाई देने की जरूरत पड़े? अखिलेश भाई कहते हैं ना कि झूठ के आगे पीछे दरिया चलता है और सच बोला तो प्यासा मारा जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के झूठे लोग, भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग लगातार आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार आरक्षण के साथ साथ देश के संविधान को तोड़ने की, मरोड़ने की बात करते हैं।
और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं ना कहीं इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं। एक स्पेसिफिक प्रश्न था कि आरक्षण कब खत्म या अनंत काल तक चल, उन्होंने कहा जब सब लोगों को बराबरी का अवसर मिल जाएगा तब हम इसको सोचेंगे, इसमें कौन सी दिक्कत है। मोहन भागवत से ये पूछे नरेंद्र मोदी जी से, ये पूछे बाकी अपने सारे संघ के कार्यकर्ताओं से कि आरक्षण कब, आरक्षण को खत्म करने का, लेटरल एंट्री को क्या नाम इंट्रोड्यूस करने का, 45 पद लेटरल एंट्री के देने का, अखिलेश भाई जब भारतीय जनता पार्टी करती है तो भारतीय जनता पार्टी का विरोध कांग्रेस पार्टी करती है, इंडिया गठबंधन करता है, और वही इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं आरक्षण के समर्थन में खड़ा है, संविधान के समर्थन में खड़ा है और संविधान को बचाने के समर्थन में खड़ा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग इस चीज को नहीं मानेंगे क्योंकि इनको चुनावी पिछड़ा बनना है। ठीक है राजपूत साहब, ये पासवान जी कुछ दिखाना चाह रहे हैं, मैं आपके पास आऊंगा। पासवान जी अभी चाहते हैं कि देश की, ठीक है राजपूत जी, मैं आपको रोकूंगा क्योंकि एक बड़ी खबर हरियाणा से जुड़ी हुई आ रही है। हम हरियाणा विधानसभा चुनाव की भी चर्चा कर रहे थे, इस खबर पर एक बार नजर मार लेते हैं, उसके बाद फिर आपके पास आते हैं। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जारी नामांकन के बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी और इसमें विधानसभा को भंग करने का फैसला किया गया। राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सिफारिश की गई है। विधानसभा भंग होने के बाद भी सीएम सैनी कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक कार्य करेंगे। दरअसल हरियाणा विधानसभा का आखिरी सत्र 13 मार्च को बुलाया गया था। संवैधानिक रूप से 6 महीने में एक बार विधानसभा सत्र बुलाना जरूरी है, इसलिए सरकार के 12 सितंबर यानी कल तक सदन की बैठक बुलाना जरूरी था और संवैधानिक संकट को टालने के लिए ही आज विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दी गई है। 2 विधानसभा सत्र के बीच 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। तो इसी पर राजपूत जी आपकी टिप्पणी, ये एक संवैधानिक जरूरत थी कि विधानसभा को भंग किया जाए, तो चुनाव के बीच में यह कदम उठाना, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? राजपूत साहब शायद नहीं है। गुरुप्रकाश पासवान जी आपकी टिप्पणी इस पर लेना चाहूँगा कि क्या ये जो कदम उठाया गया है इसकी ज़रूरत जो आन पड़ी संवैधानिक संकट से बचने के लिए, इस पर आप क्या कहेंगे? तो हम दोनों के पास जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ी खबर यही आ रही है हरियाणा से कि जहां पर विधानसभा को भंग करने का फैसला किया गया है, संवैधानिक संकट से बचने के लिए ये कदम उठाया गया है। कोशिश करी थी, जनता ने आपको बता दिया। आगे आने वाली जनता में 36 बिरादरी हरियाणा की आपको जवाब देंगी, सारा का सारा जम्मू कश्मीर आपको जवाब देगा और समय आएगा अगर मध्यावधि चुनाव होंगे और जो अमित शाह जी हैं और आपकी पार्टी के, क्योंकि आप तो हो प्रोफेसर, लेकिन अमित शाह जी जो आपकी पार्टी के हैं उनकी शायद हो सकता है IQ कम हो, क्योंकि उन्हें मणिपुर जाने से फुर्सत नहीं, सिर्फ चुनाव लड़ने के मंत्री हैं वो, गृह मंत्री नहीं है, गृह मंत्री हो गए हैं आज की डेट में। तो उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अमित शाह जी अपनी टीम में कुछ लोगों को बदलिए, गुरु प्रकाश जैसे लोगों को रखिए ताकि आपको राहुल गांधी की बात का मतलब समझा सके। समझाएंगे। गुरु प्रकाश पासवान जी आप कुछ बात कह रहे थे, उस पर तो मैं आऊंगा, लेकिन हरियाणा को लेकर के सवाल था मेरा। हरियाणा में जो ये कदम उठाया गया है संवैधानिक संकट से बचने के लिए, इस पर आपकी टिप्पणी? नहीं अखिलेश जी, मुझे लगता है कि इस जिज्ञासा का समाधान तो आपने खुद ही कर दिया। आपने खुद कह दिया कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स होते हैं, संवैधानिक आवश्यकता होती है, उस नाते ये किया गया है। और हरियाणा की जनता के तो हम आभारी हैं। हरियाणा की जनता ने आम चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, पिछले 10-12 वर्षों में लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है। तो कुछ लोग लाउड माउथ होते हैं, कुछ लोग मोटर माउथ होते हैं। कांग्रेस के लोग वर्बल डायरिया से पीड़ित हैं, ये निरंतरता से वर्बल डायरिया अनाप शनाप बोलते रहते हैं, लेकिन हमारा विश्वास है हम जनता की आकांक्षाओं के लिए काम करते थे, काम करते हैं और आगे भी काम करते रहेंगे। 10 वर्षों में अखिलेश जी, विधानसभा चुनाव में हरियाणा की जनता का आशीर्वाद किसको प्राप्त हुआ है? वहां के लोकसभा चुनाव के आप आंकड़े देखिए, और वहीं कांग्रेस पार्टी में क्या दुविधा चल रही है। मैं दोबारा आपको इनकी हिपोक्रेसी एक्सपोज करता हूं। कांग्रेस पार्टी कहती है ना SC ST SC ST, वहां कुमारी शैलजा वहां छटपटा रही हैं, तड़प रही हैं। कुमारी शैलजा को वहां पे पनपने नहीं दिया जा रहा है। कुमारी शैलजा को लेकर के जो वहां का सामंत नेतृत्व है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो उनको आगे नहीं आने देना चाह रहा है। तो कांग्रेस पार्टी अपने अंदर के दलित नेताओं की चिंता तो करे, अपने अंदर की दलित महिलाओं की चिंता तो करे, नहीं तो वही हाल कर दीजिए। अभी कुछ दिनों पहले दलित महिला अर्चना गौतम का जो आपने दुर्दशा किया था, वही स्थिति हो रही है। कांग्रेस पार्टी में कुमारी शैलजा जो कि एक सम्मानित दलित समाज की नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रही हैं, चुनाव लड़ी हैं, चुनाव जीती हैं, उन जैसे दलित समाज के लोगों के लिए स्थान नहीं है कांग्रेस पार्टी में। तीसरी बार बोल रहा हूं,
कांग्रेस पार्टी नव सामंतवाद का प्रतीक बन चुकी है। ये जो राहुल कोई गांधी जी का स्पेस नहीं बयान है, आया था, कोई क्या स्कोप नहीं है। ये क्या बड़े इसको परिवार बीजेपी के मुद्दा लोग। बनाएगी इस विधानसभा चुनाव में? हरियाणा के आरक्षण को लेकर जो बयान आया है, देखिए निश्चित रूप से देखिए, मुद्दा बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप कांग्रेस पार्टी के ऐतिहासिक विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कांग्रेस पार्टी इतने सारे प्रदेशों में सरकार में है, कहीं भी दलित मुख्यमंत्री है, कहीं भी आदिवासी मुख्यमंत्री है, कहीं भी किसी दलित को आपने कोई प्रमुख स्थान पर बैठाया है? नहीं बैठाया है। आखिर ऐसा क्यों होता है अखिलेश जी? चुनाव आयुक्त, सूचना आयुक्त की बात होती है तो पहली बार दलित समाज का व्यक्ति इंफॉर्मेशन कमिश्नर कब बनता है? तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में बनता है। चेयरमैन रेलवे बोर्ड की बात होती है, बाबा साहब अंबेडकर के बाद यूनियन लॉ मिनिस्टर की बात होती है तो दलित समाज का व्यक्ति वहां बनता है। तो आज दलित समाज सम्मान चाहता है, भागीदारी चाहता है। सिर्फ ऐसे स्लीव हटा करके SC ST OBC ये नव सामंतवाद, इससे दलित समाज को ठगा नहीं जा सकता। ठीक है, जाते जाते मुझे बताइए कि राजपूत साहब से हमारा संपर्क स्थापित हो गया है। राजपूत साहब, बीजेपी को चिंता हो रही है कुमारी शैलजा की कि कुमारी शैलजा को कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर रही है? अगर दलितों की इतनी चिंता है तो वो कहते हैं ना कि मैं तुम पर हर बार भरोसा करता हूं, इतना सच्चा झूठ तुम्हारा होता है। हमारी तो शैलजा जी हमारी हैं, सांसद हैं, लेकिन ये बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में गुरु पासवान को क्यों नहीं कर देते हैं? क्यों ये लोग क्या नाम, कभी गिरिराज सिंह का नाम लेते हैं, कभी वो विजय सिन्हा, कभी नीतीश कुमार, काहे नहीं गुरु पासवान को कर देते हैं? और आज तक भारतीय जनता पार्टी के 40 साल के इतिहास में एक दलित क्या नाम इनका अध्यक्ष हुआ, उसको भी 1 लाख रुपए की घूस में पहुंचा देते हैं जेल में। हमारे तो खड़गे साहब आज भी अध्यक्ष हैं, शायद पढ़ लिख करके नहीं आए गुरु प्रकाश जी, या हो सकता है इनके ऊपर पार्टी का दबाव, हम नहीं कहते हैं। हम एक चीज जानते हैं कि हम अपनी पार्टी में किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है। गुरु भाई ये तय आप नहीं करोगे, ये हम तय करेंगे। और दूसरी बात, आपके लिए ये जरूर हम कहते हैं कि आपको अगर बिहार का मुख्यमंत्री बनाने पद का घोषित करती है भारतीय जनता पार्टी तो हम उसका पूरा समर्थन करेंगे। रही बात हरियाणा के इलेक्शन, शुक्रिया राज, माफी चाहता हूं, समय की थोड़ी कमी है, लेकिन डॉक्टर पासवान, मुझे लगता है इस कार्यक्रम को समाप्त होने के बाद आपको जरूर फोन करना चाहिए राजपूत साहब को। आपके बहुत बड़े शुभ चिंतक है, अभी से शुभकामना दे रहे हैं, इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि आप बिहार के मुख्यमंत्री बने। मुझे लगता है जरूर आपको उन्हें फोन करना चाहिए। बहरहाल धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में 5 गारंटियां देने का वादा किया है। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस NC की सरकार बनने पर हर परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 3,000 रुपये दिए जाएंगे। महिला उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। हर परिवार को 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। परिवार के हर सदस्य के लिए 11 किलो अनाज मुफ्त होगा। 1 लाख खाली पड़े सरकारी पदों पर नौकरियां दी जाएंगी। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहां पर सांसद इंजीनियर राशिद को जमानत मिलने से पहले उनकी पार्टी पर जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल हमलावर हो चुके थे, लेकिन अब जब उन्हें जमानत मिल गई है तो इन दलों का कहना है कि इस सब के पीछे केंद्र की साजिश है कि घाटी में वोट बांटे जा सके। देखिए ये खास रिपोर्ट। अवामी एहतियात पार्टी के नेता और बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद ने तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद ये दावा किया कि ये चुनाव नए कश्मीर के लिए हो रहे हैं। वैसे इंजीनियर रशीद जल्द ही श्रीनगर पहुंचने वाले हैं। उनके स्वागत के लिए तैयारियां वहां जोरों शोरों से चल रही हैं। टाइम विल डिसाइड दैट आई वाज एब्सोल्युटली इनोसेंट। हम जीत गए और आगे भी जीतेंगे। लेकिन इंजीनियर की रिहाई जम्मू कश्मीर की सियासत में एक नया मोड़ लेकर आई है। घाटी के राजनीतिक दल इसे दिल्ली की साजिश बता रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि ये कश्मीरियों के वोट बांटने की साजिश है। इलेक्शन आपने देखा होगा कि जो जेलों में हमारे नौजवान हैं, उनके माँ बाप को उनसे मिलने नहीं देते, उनको किसी किस्म की आसाइश नहीं दी जाती है। और इंजीनियर साहब न सिर्फ खुद जेल से इलेक्शन लड़े, बल्कि उनको कैंडिडेट ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ती। एजेंसीज खुद उनके कैंडिडेटों का इंतखाब करके उनको मैदान में खड़ा कर दिए वोट काटने के लिए। तो इतना पैसा कहाँ से आता है? हमारे पास तो हमारे कैंडिडेट्स के पास कोई, उनके पास इतना पैसा कहाँ से आता, गाड़ियाँ कहाँ से आती है?
वो तो खुद जेल में थे, ये कैंडिडेट किसने खड़े किए? मैं तो सिर्फ एक बात पे हैरान होता हूँ कि ये बीजेपी वाले एक ज़बान में कभी बात कर नहीं सकते। ये अलग अलग अंदाज से बात करते हैं। जब इसी तरह इजाज़त अरविंद केजरीवाल को दी गई थी, उस वक्त बीजेपी ने पूरे मुल्क में उसकी मुखालफत की, कहा कि ये क्या हो रहा है, आप किसी को इलेक्शन लड़ने के लिए जेल से कैसे छोड़ सकते हो, और मुल्क भर में उसके खिलाफ प्रचार हुआ। जब इंजीनियर रशीद को बिल्कुल इसी तरह सिर्फ इलेक्शन के लिए छोड़ दिया गया, तो इस चीज़ का इस्तकबाल बीजेपी ने किया। तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला तो नजर ही आ रहा है। वैसे दिलचस्प बात यह है कि हाल में बनी एआईपी इस बार विधानसभा चुनावों में 45 उम्मीदवार अब तक उतार चुकी है। हालांकि पार्टी का कहना है कि फंडिंग को लेकर उस पर लगाए जा रहे आरोप गलत हैं। जी देखिए, अवामी इत्तेहाद पार्टी एक गरीब पार्टी है, इनके पास कोई फंड्स नहीं है। आपने खुद देखा है, जो पार्लियामेंट में हमने कैंपेन चलाई, लोगों ने सब कुछ खुद ही किया। नौजवानों ने पोस्टर्स बनाए, बैनर्स लाए। इनफैक्ट कुछ लोगों ने जो है अपने पैसों से 16,000 के 17,000 के प्रिंटर्स जो है वो खरीदे थे और खुद ही घर पे जो है वो ये पोस्टर्स प्रिंट आउट किए थे। तो मेरे ख्याल से ये हमारे लिए इमटीरियल है कि पैसा है हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारे पास सच्चाई है, हमारे पास ईमानदारी है, हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव है और हम लोगों के पास जा रहे सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ। पहले माना जा रहा था कि जहां से जमात उम्मीदवार उतारेगी वहां एआईपी चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन अब दोनों कई इलाकों में आमने सामने हैं। इंजीनियर के छोटे भाई के खिलाफ लंगेट में भी जमात उम्मीदवार उतार चुकी है। तो क्या इस बार दोबारा जो जम्मू कश्मीर का आवाम है 2014 की तरह मिलीजुली सरकार बनाएगा, जिसे खिचड़ी सरकार कहते हैं? क्या यहाँ की जनता एक क्लियर मैंडेट दे पाएगी किसी पॉलिटिकल पार्टी को, या फिर दोबारा से एक इंडिसाइसिव मैंडेट मिलेगा और फिर दोबारा से अलग अलग पार्टियां जो हैं वो मिलजुल कर यहाँ पर सरकार बनाएगी? क्या यहाँ का आवाम जो है वो सेंटीमेंट के आधार पर वोट करेगा या फैक्ट्स के आधार पर वोट करेगा? क्या यहाँ का जो आवाम है वो कैंडिडेट्स को देखकर वोट करेगा या फिर पॉलिटिकल पार्टी को आधार बनाकर वोट करेगा? अवाम क्या फैसला करेगा, इसका नतीजा तो 8 अक्टूबर को ही निकलेगा। श्रीनगर से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो राज्यों की जंग में आज इतना ही। नमस्कार।